अंतर्गत जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस पॉलिसी को हम लोग एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। एलपीजी एलपीजी वो पॉलिसी होती है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग प्राइवेटाइजेशन को काउंट करते हैं और जिसके अंतर्गत हम ग्लोबलाइजेशन को। अगर मैं कहूं कि वास्तव में ये एक बड़ा रिफॉर्म था क्योंकि इसके अंतर्गत लिबरलाइज इकोनॉमी में उदार हो गई। अब हर इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। पहले क्या था कि कोई भी इंडस्ट्री आकर आपको ओपन करनी होती थी तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। और लाइसेंस कहां पर मिलता था? दिल्ली में। कुछ बड़े घरानों ने, बड़े घरानों का मतलब ये होता है कि कुछ बड़े बड़े पूंजीपति दिल्ली में एक कमरा केवल इसीलिए रखते थे कि जब भी लाइसेंस वहां बटेगा तुरंत हमारा बंदा जाएगा लाइसेंस ले लेगा। परिणाम स्वरूप क्या हुए, कुछ पूंजीपति बहुत बड़े पूंजीपति बनते चले गए, लेकिन अन्य जो लोग थे, जो छोटे पूंजीपति थे, क्योंकि उनको मद्रास से मान लीजिए दिल्ली जाना लाइसेंस लेने के लिए, तो जब तक वो मद्रास से दिल्ली पहुंचता था तब तक लाइसेंस ही समाप्त हो जाते थे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म ये किया गया कि यहां पर इकोनॉमी को लिबराइज किया गया। लिबराइज मतलब क्या होता? उदार कर दिया गया। उदार करने का मतलब क्या होता कि इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया, इकोनॉमी को खोल दिया गया। और खोलने का मतलब यह हुआ कि अब क्रिटिकल इंडस्ट्री को छोड़ करके, क्रिटिकल का मतलब होता खतरनाक उद्योग ना हो, ठीक है, सेंसिटिव उद्योग ना हो, आप बिना लाइसेंस के अपने उद्योग को ओपन कर सकते हो। ऐसी पॉलिसी को यहां पर स्वीकार किया गया। बड़े लोग खुश थे। क्यों खुश थे? कि अभी तक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत अगर हम कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे लाइसेंस लेना अनिवार्य था, और लाइसेंस लेना उस समय एक टेढ़ा काम था, एक टेढ़ी खीर थी। जब इकोनॉमी में कहा गया कि कुछ उद्योगों को छोड़ करके जो सेंसिटिव हैं, इकोनॉमी में हार्मफुल हैं या देश के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनको छोड़ करके बाकी लाइसेंस व्यवस्था को से उदार कर दिया गया। दूसरा इसमें सबसे बड़ा डिसीजन था प्राइवेटाइजेशन का। प्राइवेटाइजेशन का दिमाग मन में आते ही ख्याल बड़ा डर लगता है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी इकोनॉमी काफी स्टेबल हो गई है। गवर्नमेंट ने कहा कि जब हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो गई है तो क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को, जो निजी क्षेत्र होते हैं, पूंजीपति क्षेत्र होते हैं, उन पूंजीपतियों को इनवाइट किया जाए कि आप भी आइए और हमारे कुछ सेक्टर को लिबरल किया गया है। जैसे 1948 में 4 सेक्टर बांटे गए, 1956 में 3 सेक्टर बांटे गए, तो इन सेक्टर से कुछ उद्योगों को हटा दिया गया और प्राइवेट सेक्टर को कहा गया कि आप आइए, इन्वेस्टमेंट करिए। और इन्वेस्टमेंट ही नहीं, री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। आप अपनी कंपनी के एसेट्स को बढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार की 1991 की पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत गवर्नमेंट के कुछ सेक्टर्स, जो सेक्टर गवर्नमेंट के लिए आरक्षित थे या गवर्नमेंट केवल उसमें इंटरवेंशन करती थी, उनमें भी प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया गया। एक बिग रिफॉर्म था। पूंजीपतियों में खुशी की लहर हो गई कि नहीं, इंडिया में एक ऐसा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बन रहा है, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट बन रहा है, जहां पर पूंजीपतियों का भी ख्याल रखा जाता है। ठीक है, अब पूंजीपति बड़े खुश हुए कि अगर मेरी कंपनी 10 करोड़ रुपए की है तो ये 10 करोड़ रुपए की कंपनी को मैं बढ़ा करके 12 करोड़ और बाद में बढ़ा करके 15 करोड़ कर सकता हूं। सरकार इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। पहले प्रतिबंध था कि आपको इतने साल के बाद आप अपनी कंपनी को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं, अब यह प्रतिबंध समाप्त हो गए। नहीं, आप अपनी कंपनी खोल सकते हो और उसकी एसेट्स को भी बढ़ा सकते हो। तो प्राइवेट सेक्टर काफी ज्यादा खुश हुआ। और अगला पॉलिसी था ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी में हमारे पूंजीपति विश्व की अर्थव्यवस्था में कहीं पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और विश्व के पूंजीपति हमारे देश में आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे हमारे पास क्या हुआ, एफडीआई फ्लो बढ़ा और एफआईआई फ्लो बढ़ गया। यानी हमारे पास जो फॉरेन करेंसी क्राइसिस था, उस फॉरेन करेंसी क्राइसिस को यहां पर समाप्त हो गया, यहां पर समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जो न्यू आपके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इसने 3 डायमेंशन, एक मेजर 3 डायमेंशंस पकड़े और इन 3 मेजर डायमेंशंस के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की पूरी डायरेक्शंस चेंज हो गई।
अर्थव्यवस्था में एक न्यू एनर्जी जनरेट हो गई, अर्थव्यवस्था एक नए डेवलपमेंट डायमेंशंस पे काम करने लगी। आज हमारा पूंजीपति जो विदेशों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार था, आज इकोनॉमी में खुद इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गया। आज विश्व के सारे पूंजीपति हमारी अर्थव्यवस्था की तरफ देखने लगे कि बिग हमारे पास मार्केट है, क्यों ना इंडियन इकोनॉमी में चलते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो एलपीजी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी, इसको तहे दिल से भारत के लोगों ने, भारत की अर्थव्यवस्था ने स्वीकार किया। आगे बढ़ते हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सारांश में बात करता हूं कि 19 जून 1991 में, ठीक है, नरसिंहम राव की सरकार थी ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की, और ये दिशा उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ये दिशा निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, और ये वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इसे हम एलपीजी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, के रूप में, आर्थिक सुधारों के रूप में हमारे देश में प्रबल रूप से लागू हुआ। आगे बात करते हैं। इस नई औद्योगिक नीति के साथ सरकार ने कई ऐसे क्षेत्रों में निजी कंपनियों को प्रवेश करने की अनुमति दी। देखो, प्रवेश करने की, पहले हमारे पास जो कुछ सेक्टर थे जिसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं एंट्री कर सकता था, ठीक है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर उसमें बना है तो उसको भी कहा गया था 10 साल के बाद आप निकल जाना, नहीं तो हम आपका अधिग्रहण कर लेंगे। लेकिन इस पॉलिसी में यह कहा गया कि अब आप यहां पर आ सकते हैं और इसमें निवेश कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पूंजीपतियों को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लगने लगा। जो पहले केवल सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, यानी केवल वहां पर गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता था, आज ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट हुआ है कि सब कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ गया है। इस नई आर्थिक नीति को लागू करने के पीछे मुख्य कारण था भुगतान संतुलन, बीओपी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यह हुआ, आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि चालू खाता, पूंजी खाता, ठीक है, दृश्य तथा अदृश्य मदों, इन सब को कितना हम, देखो, हम अब जब अपनी वस्तुएं देते हैं, ठीक है, मैंने अपने एक्सपोर्ट किए जो विजुअल हैं, जो दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, तो बदले में क्या आती है, बाहर से फॉरेन करेंसी आती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, रिसीप्ट्स होती हैं, यानी एक्सपोर्ट से हमको विदेशी मुद्रा मिलती है और इंपोर्ट से हमको क्या होती है, अपनी मुद्रा को देना पड़ता है, दूसरी कंट्री जाती है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कहती है। इसी प्रकार दृश्य मदे, अदृश्य मदों का मतलब होता है कि अगर डॉक्टर एसके सिंह लंदन जाते हैं पढ़ने तो हमारे देश के मनी का आउटफ्लो होगा, अगर मेरे देश में लोग पढ़ने आते हैं तो इनफ्लो होगा, या मैं अपनी सर्विस देता हूं विदेश में, ठीक है, मैं जाऊं इंजीनियर बन करके अमेरिका में काम करूं तो मैं कमाऊंगा पैसा, कमाने के बाद पैसा अपने देश भेजूंगा तो मेरे देश में पैसा बढ़ेगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरे फेवर में होगा। तो देनदारियां तथा लेनदारियां, ठीक है, ये मनी फ्लो जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने लगा। क्यों? क्योंकि अब विदेशी पूंजीपति जब भारत में आ रहा था तो एफडीआई लेकर के आ रहा था, और उसके परिणाम स्वरूप हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो बढ़ता चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा काफी अधिक फेवर में आने लगा, फेवर में आने लगा। जब उस समय हमारे पास 2 वीक इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं थे, और इस एलपीजी पॉलिसी के परिणाम स्वरूप हमारी स्थितियां बहुत बेहतर होने लगी। नाउ द नेक्स्ट है, आजादी के बाद 1991 का साल भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ, ठीक है, इससे देश के एक गंभीर आर्थिक संकट था। गंभीर आर्थिक संकट क्या था, हम बताएं कि हमारे देश में जो फॉरेन करेंसी फ्लो था, याद रखना फॉरेन करेंसी फ्लो टेक्निकल शब्द है, थोड़ा सा इस पर आपको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। देखो, हम विश्व से जितनी चीजें इंपोर्ट करते हैं, याद रखना जितने चीजें इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। जैसे मान लो डॉक्टर एसके सिंह को अगर पेन एक चाहिए, जर्मनी का पेन, तो मुझे पहले फॉरेन करेंसी डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, अपनी मनी सबमिट करूंगा और यहां से मनी लेकर के इस इंपोर्ट का भुगतान कर दूंगा। तो जब इंपोर्ट का भुगतान करूंगा तो फॉरेन करेंसी फ्लो
क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, हमारे देश से बाहर हो जाएगा। परिणाम स्वरूप इंपॉर्टेंट कमोडिटी सच एज मेडिसिन मुझे खरीदना, सच एज मुझे वीट खरीदना है, इनके लिए मैं फॉरेन करेंसी कहां से लाऊंगा। भारत में यही हुआ कि जो फॉरेन करेंसी फ्लो था वो आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो गया था, और जब आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो गया था तो हमारे लिए क्रिटिकल कंडीशन जन्म लेने लगी थी। और जब क्रिटिकल कंडीशन जन्म लेने लगी थी तो ये लगा था कि भारत की कंडीशन तो बिगड़ती चली जा रही है, तो क्यों ना इस फॉरेन करेंसी आउटफ्लो को इनफ्लो में कन्वर्ट किया जाए। इनफ्लो का मतलब हमारा पैसा खर्च कम हो, यानी हमको देनदारी कम रहे और लेनदारी ज्यादा हो। अब देखिए, एक चैलेंज था, हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विदेश में नहीं बिक रहे थे, तो हमको ऐसे प्रोडक्ट बनाने थे जो फॉरेन कल्चर के अकॉर्डिंग हो। फिर से टेक्निकल शब्द सुनना, फॉरेन कल्चर के अकॉर्डिंग हो। जैसे गेहूं है, गेहूं भारत में आपका जो क्रीम कलर का होता है वहीं लाल कलर का खाया जाता है। हमारे पास जो फॉरेन कल्चर है, भारत की जो गाड़ियां होती है उसमें स्टीयरिंग बाएं साइड होती है, जबकि वहां पर दाहिने साइड स्टीयरिंग होती है। तो ऐसे कल्चर को आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी ये नहीं कि आप अपनी कार को ले जाकर के विदेश में बेच दो, कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि वहां का कल्चर अलग है। तो फॉरेन कल्चर को इमिटिएट करना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और आपको एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के गंभीर आर्थिक संकट से हम सामना कर सकेंगे। लेकिन 1991 की पॉलिसी ने फॉरेन कल्चर को एडॉप्ट किया, फॉरेन करेंसी आउटफ्लो को कम करके इनफ्लो को बढ़ाया, और जो हम गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे थे उस गंभीर आर्थिक संकट का भी इसने रिजल्ट निकाला। और इसी संकट ने भारत के नीति निर्माताओं को नई आर्थिक नीति लागू करने के लिए मजबूर कर दिया कि नहीं, हमारे देश की करेंसी कम हो रही है, फॉरेन करेंसी अगर इसी तरह कम हो गई तो हमको विदेश से कोई मुद्रा नहीं मिलेगी, अगर मुझे विदेश से मुद्रा नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से मेरे लिए घातक होगा, और ये जब घातक होगा मेरे लिए तो निश्चित रूप से ये मेरे देश के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए हमको ऐसा काम करना पड़ेगा, एक ऐसा हमको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जनरेट करना पड़ेगा जहां पर फॉरेन करेंसी आउटफ्लो को कम करना होगा और फॉरेन करेंसी इनफ्लो को इंप्रूव करना होगा, फॉरेन करेंसी को हमारे देश में लाना होगा। ठीक है, आगे बात आई, संकट से उत्पन्न हुई स्थितियों में सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से, जो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने के उद्देश्य से हम लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होता, निश्चित रूप से हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर हम कोई डिसीजन नहीं लेते तो कर्ज लेकर के कब तक हम फॉरेन करेंसी इनफ्लो को बढ़ाते, क्योंकि उस समय एक ही हमारे पास रास्ता था कि हम फॉरेन करेंसी इनफ्लो को बढ़ाएं और वो अपने सोने को गिरवी रखें। लेकिन अगर देश में प्राइस स्टेबल हो जाए, मूल्य स्थिर हो जाए और हमारा स्ट्रक्चर सुधार हो जाए, ठीक है, अगर हम बागवानी करते हैं तो हम ऐसी बागवानी करें, हम ऐसी नस्ल के आम उत्पादन करें जो यूरोप में बहुत पसंद किए जाते हैं। अगर हम फ्लोरिकल्चर कर रहे हैं तो हम ऐसे फ्लावर को उगाएं जो जापान में बहुत पसंद किए जाते हैं। या अगर हम मीट या अदर चीज़ों का उत्पादन करते हैं तो उन चीज़ों का उत्पादन करें जिसकी एब्रॉड में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार का जो संरचनात्मक सुधार होगा वो हमारी इकोनॉमी को दृढ़ता प्रदान करेगा और हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, इंप्रूव करती चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे पास एलपीजी पॉलिसी बनाई गई इन सारी नीतियों को इंटीग्रेट कर रही थी, इन सारी नीतियों को समाहित कर रही थी, इन सारी चीजों को सोचने के बाद इसको लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं, स्थिरीकरण की नीतियां। अब देखो, स्थिरीकरण की नीतियां, जब आप परचेजिंग पावर पैरिटी पढ़े होंगे, क्रय शक्ति समता सिद्धांत प्रोफेसर गुस्ताव केसल का जो 1920 में प्रस्तुत किया था, उन्होंने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ाने का एकमात्र कारण होता है कि देश में जो होता वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ जाए। यानी अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता है या विनिमय दर नीति के अंतर्गत आपकी जो विनिमय दर है वो एक्सचेंज रेट चेंज होती है, तो उसका एकमात्र कारण होता घरेलू मूल्य स्तर में परिवर्तन।
ठीक है, वहां पर उन्होंने गुस्ताव कैसल ने बल दिया था कि वास्तव में जो विनिमय दर स्थिरता तब टूटती है इंटरनेशनल लेवल पर जब घरेलू देश में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य अपग्रेड हो जाता है। तो अगर हम इन मूल्यों को स्थिर कर दें तो निश्चित रूप से बैलेंस ऑफ पेमेंट या एक्सचेंज रेट हमारी क्या हो जाएगी, कंट्रोल में हो जाएगी। और एक्सचेंज रेट अगर हमारी कंट्रोल में हो गई तो उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे पास क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसी समस्या होती है, ये भी सॉल्व हो जाएगी, जिससे राजकोषीय घाटा और विपरीत भुगतान संतुलन को ठीक करने में आसानी होगी। संरचनात्मक सुधारों ने कठोर नियमों को दूर कर दिया, जिस कारण सुधारों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया था। नाउ द नेक्स्ट है नई आर्थिक सुधार जो हमारे पास नीति हुई थी उस समय के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लॉन्च की गई। उस समय केंद्रीय वित्त मंत्री थे उस समय। तो उनके जो उन्होंने ये नीति लॉन्च की गई, इस नीति के पीछे उनके कई उद्देश्य छुपे हुए थे। तो उन उद्देश्यों को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारना। वैश्वीकरण के मैदान में उतारने का मतलब क्या होता है कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण का मतलब यह होता है कि अब हम डिफेंसिव मोड में नहीं रहेंगे, अब हम केवल उत्पादन करेंगे, केवल कंज्यूम कर लेंगे, नो। अब हम विश्व बाजार में उतरेंगे और विश्व बाजार में अपने उत्पादक को भेजेंगे और अपने उत्पाद को भेजेंगे। ठीक है, क्या हमारा उत्पाद इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो इंटरनेशनल मार्केट में अपने उत्पाद को हमको उतारना था ताकि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का हम सामना कर सकें और अपनी अर्थव्यवस्था को और दृढ़ता प्रदान कर सकें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का एकमात्र टारगेट था कि इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना। इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने का मतलब क्या था कि केवल अब हम घरेलू बाजार में अपने उत्पाद को नहीं बेचने वाले हैं, अब हम विश्व अर्थव्यवस्था के साथ प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं और इसके लिए हमें अर्थव्यवस्था में मजबूती चाहिए। और इस मजबूती के हेतु हमने अर्थव्यवस्था को ओपन किया और यही अर्थव्यवस्था अब विश्व बाजार से टक्कर लेने के लिए तैयार थी। तो यानी हम विश्व प्रतियोगिता से, विश्व बाजार प्रतियोगिता के साथ खड़े होना चाह रहे थे, इसलिए हमने ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को क्या हुआ, एडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया। दूसरा था मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना। लगातार प्राइस राइज हो रहा था, प्राइस राइज बीओपी को विपरीत कर रहा था। फिर से बोल रहा हूं, प्राइस राइज बीओपी को वीक कर रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा लगातार वीक होता जा रहा था। गुस्ताव कैसल की थ्योरी जरूर पढ़ना, कैसे घरेलू मूल्य स्तर में वृद्धि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट को निगेटिव कर देता है। तो इस चीज को लिए, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए अगर आप डोमेस्टिक प्राइस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके फेवर में आ जाएगा। तो इसलिए हमको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ा, एडॉप्ट करना पड़ा। नाउ द नेक्स्ट है आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देना। हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ावा देना चाह रहे थे, इसलिए इस पॉलिसी को लाए। और हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था और हम सफिशिएंट जो फॉरेन करेंसी था, फॉरेन करेंसी आपके पास कोष था, फंड था, उसको डेवलप करना चाहते थे। इसलिए हमने इस पॉलिसी को इंटीमेट किए, हमने स्वीकार किया। अगला था आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करना। साथ ही साथ सभी प्रकार के अनावश्यक प्रतिबंध, हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे, इन सारे रेस्ट्रिक्शंस को समाप्त करना और एक बाजार अनुरूप अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को स्वीकार करना, आर्थिक परिवर्तन करना, इसमें स्वीकार किया गया। प्रतिबंधों को हटाकर माल, सेवाओं, पूंजी, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति देना। पहले क्या था, इतनी पूंजी से ज्यादा विदेश नहीं जाएगी, इतने ह्यूमन से ज्यादा नहीं जाएगी, इतने टेक्नोलॉजी से ज्यादा विदेश न जाएंगे ना विदेश से आएंगे, यानी हर जगह पर रिस्ट्रिक्शंस।
ना तो हम प्रोडक्ट भेज सकते हैं, ना तो सर्विस भेज सकते थे, ना ले सकते थे, ना कैपिटल ले सकते थे, ना ह्यूमन आपके पास रिसोर्स ले सकते थे, ना टेक्नोलॉजी ले सकते थे। एक लिमिटेशन हर जगह पे थी। और जब लिमिटेशंस पे आप काम करोगे तो निश्चित रूप से आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए इन रिस्ट्रिक्शंस को समाप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट था इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर टक्कर लेने के लिए तैयार हैं, अगर हम अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाना चाहते हैं, तो सरकार ने कहा कि इन सारे रिस्ट्रिक्शंस को समाप्त किया जाए। और इन रिस्ट्रिक्शंस को अगर हम समाप्त कर देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल लेवल पर टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसलिए इसमें इन प्रतिबंधों को हटाने की बात कही गई थी। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों को भागीदारी बनाना, ठीक है, सभी क्षेत्रों में, ऑल सेक्टर्स में हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना चाह रहे थे। ठीक है, इसका मतलब कहीं नहीं था कि हम शोषण बढ़ाना चाहते हैं, कि यह डिफिनीशन आपने सीख लिया कि नहीं शोषण बढ़ता प्राइवेट, नो 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 नो। प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट से जरूरी नहीं कि शोषण बढ़े, बल्कि एक हेल्दी इकोनॉमिक मार्केट रेडी होता। फिर से टेक्निकल शब्द याद रखना, हेल्दी इकोनॉमिक मार्केट तैयार होता है। ठीक है, शोषण तो उसका एक निगेटिव इंपैक्ट है, लेकिन हर जगह पर निगेटिविटी ठीक नहीं होती है। ठीक है, जब मार्केट फेलियर होता है तब शोषण जैसा शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब आपके मार्केट में जान होती है, जब मार्केट में उत्साह होता है, मार्केट जब एनर्जेटिक होती है, तो वहां पर इस तरह की निगेटिविटी चीजें नहीं होती हैं। वहां पर एक गुड क्या होता है, मार्केट डेवलप होती है, एक कंपिटेटिव मार्केट डेवलप होती है, जहां पर बड़े बड़े इन्वेस्टर आकर के इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार का मार्केट हमको डेवलप करना था, जहां पर क्या हो जाए, ऊपर के सारे संसाधन जैसे कि कैपिटल, आपके पास ह्यूमन गुड्स या अदर थिंग्स हैं, इनकी संख्या बढ़े। और इसीलिए सरकार ने आरक्षित क्षेत्र जो थे, रिस्ट्रिक्टेड क्षेत्र, आपने देखा होगा 16 थे, कितने कितने क्षेत्र थे जिनको रिस्ट्रिक्शंस किया गया था सरकार द्वारा। सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस की संख्या घटा करके मात्र 3 कर दी। अब 3 ही क्षेत्रों में क्या हुआ, इन 3 सेक्टर्स में केवल सरकार रहेगी, जैसे रेलवे, परिवहन था, आपके पास परमाणु ऊर्जा था, ठीक है, खनिज था, इनमें 3 में रहेगी। बाकी अन्य जगह पर इन सबको हटा दिया गया कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपका इनवाइट हो, आप सादर आमंत्रित हो, आइए इन्वेस्टमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं। 1991 की मध्य की शुरुआत में भारत सरकार ने व्यापार, विदेशी निवेश, विनिमय दर, उद्योग, राजकोषीय व्यवस्था आदि को असरदार बनाने के लिए अपनी नीतियों में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए, ताकि अर्थव्यवस्था की धार को तेज किया जा सके। नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य एक साधन के रूप में अर्थव्यवस्था की दिशा में अधिक प्रतिस्पर्धा का माहौल निर्माण करना था। देखो मैं क्या बोला, एक कंपटीटिव मार्केट को डेवलपमेंट करना था। कंपटीटिव मार्केट एक हेल्दी इन्वायरमेंट को बताता है, जहां पर कैपिटल इनफ्लो तथा आउटफ्लो बढ़ता है। और जब इंटरेक्शन बिटवीन द कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया भी तेज होगी। तो हमको एक कंपटीटिव इन्वायरमेंट डेवलप करना था, ताकि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का जो डायरेक्शन है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है, उसको सुधार किया जा सके। साथ ही साथ उत्पादकता और कार्यकुशलता में भी सुधार को लाया जा सके। अगला है, नई आर्थिक नीति के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए। पहला, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर का निर्धारण। ठीक है, कॉमर्शियल बैंकों द्वारा, तो कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा ब्याज दर का स्वयं निर्धारण, कि सभी वाणिज्यिक बैंकों में जो ब्याज की दर है निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ठीक है, पहले क्या था, ऐसा नहीं था, उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरों को मानने की बाध्यता अब नहीं होगी। तो ये क्या हुआ, हमारे पास न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत कदम उठाए गए कि अब बैंक एक रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि मार्केट के अनुसार अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन कर सकेगा। अगला, लघु उद्योग के लिए निवेश सीमा में वृद्धि। पहले था कि लघु उद्योग जितने हमारे पास ओपन होंगे, उनकी निवेश सीमा 1 करोड़ रुपए थी, और जिससे
क्या होता, कंपनियों को मशीनरी उन्नत बनाने के लिए भी। अब क्या होता, देखो पहले 1 करोड़ रुपए था, अब कुछ मशीनें ऐसी थी जो 1 करोड़ की ही आती थी। अगर कोई मशीन 1 करोड़ से ज्यादा की आती थी तो बेचारा लगा ही नहीं पाता था, तो परिणाम स्वरूप उसकी जो लघु उद्योग थे वो अच्छा काम नहीं कर पाते थे। अब इसको क्या हुआ कि निवेश की सीमा पहले 50 लाख या 25 लाख थी, अब 1 करोड़ रुपए तक की मशीनें लगा सकता है। परिणाम स्वरूप उसका क्या हो जाएगी, वर्किंग इफिशियंसी उस कंपनी की बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट है सामान आयात करने की पूंजीगत स्वतंत्रता। सामान आयात करने की पूंजीगत स्वतंत्रता, भारतीय उद्योग अपने समग्र विकास के लिए विदेशों से मशीन और कच्चा माल खरीदने के लिए अब स्वतंत्र थे। अब चाहे जहां से मशीनें ले आइए, कच्चा माल ले आइए, चाहे जहां से ले आइए, पहले ऐसा नहीं था। तो अब पूंजीपति बड़े खुश हो गए। क्यों? क्योंकि अगर हमको रॉ मटेरियल हमारे देश में नहीं मिलता, हम भी बाहर से मंगा लेंगे। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट का सिंबल था। अगला, उद्योगों का विस्तार और उत्पादन के लिए स्वतंत्रता। अब आप अपने उद्योगों को विस्तार कर सकते हो, जो पहले रिस्ट्रिक्शंस था, और अपने उत्पादन के लिए स्वतंत्र हो कि आप कम लागत करने के लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए भी आप डिसीजन ले सकते हो। तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत ये डिसीजन मेकिंग आपको दिया गया। नाउ द नेक्स्ट है प्रतिबंधित कारोबारी प्रथाओं का उन्मूलन। प्रतिबंधित कारोबारी प्रथाओं का उन्मूलन, जैसे एमआरटीपी एक्ट में पढ़ाऊंगा कल वाले लेक्चर में, शायद यही होगा। एमआरटीपी एक्ट होता है, तो एमआरटीपी एक्ट क्या है? इसके अंतर्गत क्या था कि पहले एक प्रतिबंध लगाया गया था कि अगर आपकी कंपनी का मूल्य 100 करोड़ रुपए है तो आप नई कंपनी नहीं लगा सकते हो, पुरानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। अरे भैया, हमारी कंपनी 100 करोड़ रुपए की हो गई तो हमारी क्या गलती, अब हम क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क लगने लगा। तो उस समय एक एक्ट चलता था, एमआरडीपी, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट कहा जाता था, 1969 के नाम से था। इसके अंतर्गत अगर आपकी कंपनी की वर्थ 100 करोड़ रुपए है तो आप ना तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ना नई कंपनी खोल सकते हो। परिणाम स्वरूप पूंजीपति निराश हो जाते थे कि अब हम क्या करें, हम तो लिमिट में पहुंच गए, 100 करोड़ वाली लिमिट में चले गए, अब हम क्या करें? उसको यहां से स्वतंत्रता मिल गई। अब इस प्रथा को खत्म कर दिया गया, एमआरटीपी एक्ट को समाप्त किया गया, और फेरा की जगह आपका फेमा, फॉरेन क्या होता है, एक्सचेंज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को, उसको जगह पर फेमा, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को लागू किया गया। मैं कल इस पर, एमआरटीपी पर, फेरा और फेमा पर बहुत अच्छे से बताऊंगा कि क्या था, लेकिन आज मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत आप एक निश्चित लिमिट से अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। अगर इस निश्चित लिमिट से अधिक आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे, और ये रेस्ट्रिक्शंस निश्चित रूप से आपको आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए रोकेंगे, बाधित करेंगे। अगला हमारे पास है उदारीकरण। उदारीकरण के अंतर्गत मैंने ब्रीफ में शुरू में ही बताया था कि इसके अंतर्गत जो हमारे पास इंडस्ट्रियल लाइसेंस थे और रजिस्ट्रेशन था, इसको अब समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर क्या कर दिया गया कि पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, और इसमें निजी क्षेत्र को लाइसेंस और अन्य प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया कि नहीं भैया, आप लाइसेंस अब नहीं लेना पड़ेगा। केवल 3 उद्योगों के लिए लाइसेंस जरूरी था, परिवहन और रेलवे, परमाणु खनिज और खनन, और परमाणु ऊर्जा। इनको इनको अगर आप खोलते हो या इस पे काम करना चाहते हो तो आपको अभी भी लाइसेंस लेना था, क्योंकि ये सेंसिटिव जोन थे, और सेंसिटिव जोन में अगर आपको काम करना है तो निश्चित रूप से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये गुड हैबिट है, ऐसा नहीं कि ये बैड हैबिट है, गुड हैबिट था कि सरकार नहीं चाहती थी गलत हाथों में चीजें पड़े। आगे है निजीकरण। निजीकरण मैंने आपको बताया था कि अगर आप, ठीक है, सरकार के किसी एक एक्टिविटी को निजी क्षेत्रों के द्वारा संचालित करा रहे हो तो वो निजीकरण कहलाएगा। ये जरूरी नहीं कि ये 100 करोड़ की कंपनी है, पूरी 100 करोड़ की एक व्यक्ति खरीद ले तो निजी, नहीं नहीं नहीं। अगर इसमें ये कंपनी में पुताई का काम, अगर पुताई का काम कोई एक प्राइवेट फर्म कर रही है तो हम कहेंगे आंशिक निजीकरण है, मतलब पुताई का काम। हम कह रहे हैं कि इसमें माल ढुलाई का काम हम ठेका से करवाने लगे, कच्चा माल लाने के लिए हम टेंडर उठा दें किसी प्राइवेट कंपनी से। हम एक काम करते हैं, इसकी पैकिंग के लिए जो पैकेजिंग होती है, जैसे लक्स साबुन है तो लक्स साबुन जो बनता है मुंबई में, इसकी रैपर कहाँ बनते हैं? पंजाब में बनते हैं, ठीक है। तो पंजाब में बनते हैं, तो अगर हम कुछ चीजें बनाते हैं, जैसे मान लीजिए इस कोई प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है, इसका रैपर कहाँ बन रहा है? तो किसी अदर कंपनी में बन रहा है, तो ये भी प्राइवेटाइजेशन है। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि पूरी कंपनी,
किसी एक भाग में अगर प्राइवेट सेक्टर उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए आता है, इन्वॉल्व होते हैं, तो उस कंडीशन को भी हम प्राइवेटाइजेशन का पार्ट देंगे। तो प्राइवेटाइजेशन में यह बात कही गई कि प्राइवेटाइजेशन के पास कार्यकुशलता अच्छी होती है, सरकार के ऊपर बर्डन कम पड़ जाता है। भाई देखो, मार्केटिंग का काम अगर प्राइवेट सेक्टर को देखो कितना बढ़िया कर लेता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का काम प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है। ये हम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट नहीं कर सकता, गवर्नमेंट कर सकता, बट गवर्नमेंट के पास लिमिटेशंस थी। तो गवर्नमेंट के पास लिमिटेशंस थी कि हर काम नहीं कर सकते, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे हमारे कंपनियों की कार्यकुशलता बढ़ रही थी, हमारे सेक्टर्स की कार्यकुशलता बढ़ रही थी, परिणाम स्वरूप प्राइवेट सेक्टर को लाना इंपॉर्टेंट हो गया। और इसका कारण क्या था कि प्राइवेट सेक्टर जो था इसके पास ग्रेट एक्सपीरियंस थे एंड अच्छी सक्सेस स्टोरी थी, जो ये बता सक रही थी सक्सेस स्टोरी कि हम कितना बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है निजीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए। शेयरों की बिक्री, यानी जो हमारी भारतीय कंपनियां थी उनमें से कुछ शेयर निजी क्षेत्रों के लिए बेचे गए, जैसे मारुति उद्योग के शेयर थे इनमें बेचे गए और निजी उद्यमियों के हाथों में चले गए। अगला था पीएसयू में विनिवेश, जो हमारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होते हैं, जो पीएसयू का मतलब होता है कि जो हमारे सरकार के क्षेत्र होते हैं इसमें भी आप निजी क्षेत्र अपने शेयर खरीद सकते थे। तो ये भी क्या हुआ, विनिवेश का मतलब होता है कि कुछ क्षेत्रों को बेच करके उसको कहीं और जगह पर इन्वेस्टमेंट करना, तो ये निजीकरण का कदम था। अगला सार्वजनिक क्षेत्र का न्यूनीकरण, यानी सरकार को कहा गया कि अब आप अपना एरिया थोड़ा सा कम रखिए और बड़े एरिया में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री होने दीजिए। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि देखिए यहां पर केवल 3 सेक्टर में सरकार रह गई, बाकी अन्य सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर लिया गया, यानी प्राइवेट सेक्टर आएगा और वो काम करेगा। नाउ द नेक्स्ट है वैश्वीकरण। हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है संपूर्ण विश्व को एक इकाई में बदल देना, यानी अब कोई रिस्ट्रिक्शंस इंटरनेशनल लेवल पर ना रहे, ना तो टैरिफ लगे और ना तो कोटा लगे। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे उत्पादक कहीं पर जाएं बिना रिस्ट्रिक्शंस के, कोई भी देश के उत्पादक हमारे देश में आए बिना रिस्ट्रिक्शंस के, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, विश्व को एक इकाई में बदलने की एक प्रक्रिया है। और इससे वर्ल्ड में मान लीजिए ब्राजील में बहुत कुछ अच्छी चीजें होती हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं, तो जब हम रिस्ट्रिक्शन समाप्त कर देंगे इनके बीच का, तो निश्चित रूप से वो हमारे पास आ जाएंगी और हमारे देश का प्रोडक्ट उनके देश में चला जाएगा। तो विश्व के लोगों की यूटिलिटी बढ़ेगी, विश्व के लोग खुश होंगे, विश्व के पूंजीपति खुश होंगे और उससे हम विश्व लेवल पर श्रेष्ठ कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ व्यापार नीति हमारी बदली गई, उदार व्यापार नीति को स्वीकार किया गया। और उदार व्यापार नीति विदेशी व्यापार में सभी प्रकार के नियंत्रण जो थे, जो हमारे पास कंट्रोल्स से खत्म कर दिए गए। बाजार में खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहित किया गया कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, मार्केट मैकेनिज्म प्रॉपर काम करे, और जब मार्केट मैकेनिज्म काम करेगा तो निश्चित रूप से हम क्या हो जाएंगे, बेस्ट रिजल्ट दे सकेंगे। नाउ द नेक्स्ट है मुद्रा की आंशिक परिवर्तनशीलता। मुद्रा की आंशिक परिवर्तनशीलता, बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं। देखो मैं बताऊं, जैसे मैं मान लो चाहता हूं भारत है, भारत में पहले लोग आते थे और 100 करोड़ रुपए लगाते थे। कितना लगाए, 100 करोड़ रुपए। अब इस पूंजीपति ने कहा कि नहीं, मुझे ब्राजील में इन्वेस्टमेंट करना है और मैं मेरा 100 करोड़ रुपए दे दूं। तो पहले 100 करोड़ न दे करके 60 करोड़ दिया जाता था। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि आंशिक परिवर्तनशीलता थी कि हम आपके पैसे का केवल 60% ही कन्वर्ट कर पाएंगे, बाकी पूरा कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो अब ये पूंजीपति नहीं जाएगा क्योंकि 40 करोड़ तो फंस गया। अब आप क्या कहोगे कि अगर मैं इसको एश्योर्ड कर दूं कि आप हमारे देश में पैसा लगाओ, लेकिन जब आप कहीं और जाओगे तो हम पूरा का पूरा पैसा दे देंगे, तो ये खुशी खुशी आपके देश में आएगा। तो जैसे मुद्रा की आंशिक परिवर्तनशीलता को पूर्ण परिवर्तनशीलता में कन्वर्ट कर दिया गया, तो विश्व के पूंजीपति हमारे देश में आने लगे, खुश होने लगे कि अरे भारत में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आराम से इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको नहीं पसंद आता इन्वायरमेंट, वहां की इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, तो आप पूरी परिवर्तनशीलता के साथ चले आ सकते हो। लेकिन
चालू खाते की परिवर्तनीयता, यानी चालू खाता और पूंजी खाता दो प्रकार के खाते होते हैं, तो इसको आप भुगतान संतुलन वाले चैप्टर में आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा। चालू खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता तो 1994 में किया गया, लेकिन पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं किया गया, क्योंकि डर था भारतीय अर्थव्यवस्था में कि कहीं पूंजीपति अगर सारे चले गए तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो चालू खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता, यानी अगर आप चालू खाते के अंतर्गत आए हैं और चालू खाते के अंतर्गत आपकी पूंजी है तो पूर्ण परिवर्तनीयता का नियम लागू होगा, लेकिन आप पूंजी खाते के अंतर्गत पूर्ण परिवर्तनीयता का नियम लागू नहीं होगा, वहां पर आंशिक परिवर्तनीयता ही काम करेगी। आगे, विदेशी निवेश की इक्विटी सीमा। इक्विटी क्या होती है? FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो FII का को स्वीकार किया गया। देखो, एक होती है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैं मतलब मेरे कंट्री में कोई ए पर्सन आया, वो लेकर के मुद्रा आया फिजिकल रूप में, तो FDI कहलाती है। लेकिन ए व्यक्ति यहीं अपने शेयर बाजार से भारत की कंपनियों में पैसा लगा दिया, तो वो FII कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो यानी FII इंडिविजुअल होती है, मतलब ये दिखाई नहीं पड़ती है। FDI क्या होती है? इसको हम डायरेक्ट लेकर के आते हैं। तो हमारे देश में FDI तो बढ़ रही थी, लेकिन FII नहीं बढ़ रही थी। तो सरकार ने इक्विटी सीमा में बढ़ा दिया कि आप 40% से लेकर के 60%, 100% तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस प्रकार हमारे देश में FDI भी बढ़ी और अब FII भी बढ़ने लगी। ये लो, और अच्छा इन्वायरमेंट हो गया, पूंजी हमारे पास बढ़ गई। तो आज था ये हमारे पास न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसके हमने मेन फीचर्स को देखा।